हेलो बच्चों, आपके जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल पास आ चुकी है। और इस एग्ज़ाम के अंदर आप जो पेपर आप देख पा रहे हो, ये पेपर ये मानिए आपके 1 से लेकर 4 तक पार्ट हैं। उन 4 पार्टों का पूरा निचोड़ है और ये मानिए आपका 25% पूरा इसके अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। यानी आपका जो 80 नंबर का पेपर है उसके अंदर से ये मान के चलिए 80 नंबर के पेपर में से आपके ये मानिए 30 नंबर आराम से बन जाएंगे अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हो बोर्ड के इसके ऊपर। नंबर 1 क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है ये आपको पूछा गया है। तो आप क्या जानते हो, एल्काइन है तो इसका सूत्र होता है CnH2n-2। ये किसका सूत्र होता है, एल्काइन का सूत्र होता है। इसके अलावा हम और देख लेते हैं एल्काइन के अलावा और क्या होते हैं। एल्केन होता है, एल्केन का सूत्र होता है CN एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये होता है एल्केन का। एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये तीनों सूत्र हैं। इन तीनों सूत्रों में से ये मानिए कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। या तो आपको एल्केन का पूछेगा, या एल्किन का पूछेगा, या एल्काइन का पूछेगा। तो अगर एल्काइन का पूछे तो CnH2n-2, एल्किन का पूछे तो CnH2n और एल्केन का पूछे तो CnH2n+2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षारण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संक्षारण किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, संक्षारण आपके चैप्टर नंबर 1 में है। संक्षारण क्या होता है कि जब भी कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उस धातु के ऊपर एक हल्की परत, उसकी जो ऊपरी परत है वो क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब भी कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उस धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण से बचने के उपाय की बात करते हैं। तो संक्षारण से बचने के उपाय क्या हैं, या तो उस पर क्या कर देंगे, जसत लेपन कर लेंगे। जसत लेपन का मतलब या तो उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देंगे, या फिर उसके पेंट कर देंगे, या उस पर ग्रीज लगाएंगे, या फिर उस पर ये सब होती है, पेंट करना, जसत लेपन करना, ग्रीज लगाना। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, उस धातु को संक्षारण से बचा सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृत गंधीता किसे कहते हैं। तो विकृत गंधीता क्या होती है, रेंसिडिटी बोल रहा है। विकृत गंधीता होती है कि तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो उपचयित हो जाती हैं, उसका गंध और स्वाद दोनों बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधीता कहते हैं। अब विकृत गंधीता से बचने के उपाय क्या होंगे। विकृत गंधीता से बचने के उपाय होता है, नंबर 1 क्या होगा कि उसे हम वायुरोधी बर्तन में रखें। नंबर 2 होगा पत्ती ऑक्सीकारक काम में लेंगे। नंबर 3 हो जाएगा नाइट्रोजन गैस काम में लेंगे। ये विकृत गंधीता से बचने के उपाय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक तो क्या होगा, उपचयित होगा, और एक पदार्थ क्या होगा, अपचयित होगा। या फिर वह अभिक्रिया जिसके अंदर उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया का ये पूछा है उदाहरण, तो इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही आसान सा है। उदाहरण क्या लिखोगे आप, उदाहरण लिख सकते हो रेडॉक्स अभिक्रिया का। जैसे जैसे उदाहरण हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा इसका, जैसे जैसे हो जाएगा CuO+H2। ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा Cu+H2O। इसमें देख पा रहे हो आप, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर क्या बन रहा है, अपचयन हो रहा है, और H2 से H2O बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसलिए मतलब इसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, जब जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो आपको पता ही है कि लोहे की कील का सूत्र क्या होगा, Fe होगा, और कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4। तो जब इसको विलयन में डालेंगे तो ये क्या, आयरन क्या होगा, आयरन होगा, ये कॉपर से अधिक विक्रियाशील होगा, और ये क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट FeSO4 बना लेगा, और प्लस में क्या बना लेगा, प्लस में बना लेगा Cu। ठीक है ना, मतलब ये आयरन है, ये कॉपर से अधिक विक्रियाशील है।
ये कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, इसलिए इसका रंग नीले से क्या हो जाएगा, हरा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, ये 4 रिएक्शन है, इनको आप संतुलित कीजिए और इनके आंसर आप कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। अभिक्रिया संतुलित करते हैं तो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित क्यों करते हैं। तो एक द्रव्यमान, तो इसका आंसर लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पहले का कुल परमाणु द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का कुल परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अर्थात अभिक्रिया से पहले का परमाणु क्रमांक और अभिक्रिया के बाद का परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं या ढांचा समीकरण किसे कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा कि ऐसी रासायनिक समीकरण जो संतुलित नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण कहते हैं। अब इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताना है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो श्वसन कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। अब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों होती है, देखिए जब भी हम भोजन खाते हैं तो भोजन को हमारे जो मुंह में जो क्या होती है, लार होती है, वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है। तो ग्लूकोज सूत्र क्या होगा, CH6H12O6। अब ये ग्लूकोज होगा, अब जब हम वायुमंडल से क्या लेंगे, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करेंगे, तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा, है ना। प्लस में क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा, मैं बना लिख देता हूँ CO2, और साथ में क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा, और साथ में बना लेगा, इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, CO2 बना लेगा ना, और साथ में क्या बना लेगा, ये H2O बना लेगा, CO2 बना लेगा, साथ में बना लेगा ये H2O, और साथ में इसमें क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इसलिए श्वसन कैसे विक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। और जब इसके बारे में कैसे लिखेंगे कि श्वसन की क्रिया के अंदर ग्लूकोज का विखंडन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इससे CO2 जल और ऊर्जा बनती है। क्योंकि इस विक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसलिए इस विक्रिया को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भी हम धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम की मेरी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो आप जानती हो जब भी हम धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। जब भी हम धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो गैस निकलती है हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मैग्नीशियम लेता हूँ और मैग्नीशियम की, है ना, HCl से अभिक्रिया करवा देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा MgCl2, और प्लस में क्या बन जाएगा, H2 बन जाता है। तो इसमें क्या है, ये धातु है, ये अम्ल है, इसे ये बन रहा है लवण और ये बन रहा है हाइड्रोजन। तो जब भी धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। अब इस हाइड्रोजन गैस की जांच हम एक टेस्ट से करते हैं, उस टेस्ट का नाम होता है पोप टेस्ट। पोप टेस्ट के द्वारा करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड से क्या करते हैं, एक प्रश्नाली को ऐड कर देते हैं, और इस प्रश्नाली के अंदर क्या डाल देते हैं, हम HCl डाल देते हैं, और इस HCl के अंदर हम जिंक के दाने डाल देते हैं। फिर यहाँ से क्या करते हैं, पाइप को निकालते हैं, पाइप को किस में प्रवाहित करते हैं, पाइप के द्वारा जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसे हम किस में प्रवाहित करेंगे, साबुन के पानी में क्या करेंगे, प्रवाहित करते हैं। तो साबुन के पानी में जब हाइड्रोजन गैस जाएगी तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हल्की होती है, तो यहाँ से वायु के बुलबुले बनेंगे, और ये वायु के बुलबुले के पास में जब हम जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तिली लेकर आएंगे तो ये पॉप की ध्वनि के साथ जलते हैं, फटफट की ध्वनि के साथ जलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पॉप टेस्ट कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का काम में ली जाती है। तो जब अपच का उपचार करने के लिए हम जो औषधि काम लेते हैं उसे बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। और अपच क्या होता है कि हम देखो हमारे जो अमाशय है उसके अंदर जठर ग्रंथियाँ होती हैं, और जठर ग्रंथियाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो हमारे पेट में क्या है, वो दर्द होने लग जाएगा। और क्या होगा, दर्द होने लग जाएगा। तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम एंटासिड जैसी औषधियों का उपयोग काम में लेते हैं, और इसके लिए बेकिंग सोडा काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा जल करता है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आश्रित जल होता है बिल्कुल शुद्ध जल होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है, इसके अंदर आयन नहीं होते हैं। जबकि वर्षा जल होता है, इसके अंदर अम्ल होते हैं, इसके अंदर आयन पाए जाते हैं। इस कारण वर्षा का जल तो क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, लेकिन आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है। आश्रित जल में कोई आयन नहीं होते हैं, जबकि वर्षा के जल में आयन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडा और बेकिंग सोडे का सूत्र और दो उपयोग लिखिए। तो धोने के सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ये होता है धोने का सोडा। इसके दो उपयोग हो जाएंगे, एक तो घरों में साफ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता हटाने में। दोबारा बोल रहा हूँ, घरों की साफ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता हटाने में। नेक्स्ट बोल रहा है ये बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। ये होता है बेकिंग सोडा। इसके दो उपयोग, नंबर 1 उपयोग होता है इसका बेकिंग पाउडर बनाने में, नंबर 2 उपयोग होता है इसका अग्निशामक यंत्र में, और नंबर 3 इसका उपयोग होता है स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में। ठीक है, तो ये इसके उपयोग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्षार की प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच स्केल क्या होता है, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में पी का मतलब होता है पुषांश, जो कि क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शक्ति। इसका मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। अब पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, अंक लिखे होते हैं। 0, फिर 7 और फिर 14। अब किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा और 14 तक होगा तो वो क्षारकीय होगा, और अगर 7 होगा तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है ना, ये होता है पीएच स्केल। फिर जब हमारे शरीर में जठर रस का पीएच मान कितना होता है? हमारे शरीर में जठर रस का पीएच मान होता है कितना, 1.2 होता है। नींबू के रस का कितना होता है? नींबू के रस का होता है 2.2 होता है। आंसू जल का 7 होता है। ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। तो ये कुछ पीएच मान है, आपको याद रखने हैं। और मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। अब देखो ये बोल रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, दूध या मैग्नीशिया कहते हैं। वो इसका पीएच मान होता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन की अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उदासीन की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या होगा? उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या लेंगे, क्षारक लेंगे, दोनों के रिएक्शन करवा देंगे। यहाँ से क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा NaCl, और क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा यहाँ से H2O। तो इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई, ये अम्ल है, ये क्षारक, अम्ल क्षारक की अभिक्रिया करवाई और क्या बन गया, लवण और जल बन गया। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक है ना, अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण होते हैं, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, और एक है जिंक ऑक्साइड। ये दोनों क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ये दोनों ही अगर अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करेंगे ना तो क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा और दंत क्षय का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.6। अगर अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से, अगर बरसात का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगी, अम्ल वर्षा कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। और दंत क्षय का पीएच मान होता है 5.5। अगर हमारे दांतों का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दंत क्षय से बचने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, दंत क्षय से बचने के लिए हम क्षारकीय दंत मंजन काम में लेते हैं, क्षारीय कोलगेट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? तो लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन जल कहलाती है। धोने का सोडा और जिप्सम का सूत्र लिखिए, क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या बताइए। तो धोने का सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, ये होता है धोने का सोडा। अब इसमें कितने क्रिस्टलन जल हैं, 10। कितने क्रिस्टलन जल हैं, 10। नेक्स्ट बोल जाइए जिप्सम।
तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, ये होता है। अब इसमें कितने क्रिस्टल चल रहे हैं? 2 है ना, तो इसमें क्रिस्टल की संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो दोनों के सोडे में होते हैं 10 और जिप्सम में होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है? समीकरण लिखिए। डॉक्टर को इसे कैसे पता में रखते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण क्या करेंगे? जब कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम, अगर हम जिप्सम को क्या करेंगे, अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा एक क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O प्लस इसके अंदर से डेड H2O अणु जल के निकल जाते हैं। इसे बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। जब जिप्सम को 373 केल्विन तापमान में गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और डेड अणु जल के इससे बाहर निकल जाते हैं। और फिर आगे बोल रहा है ये, आगे क्या बोल रहा है ये कि इसका समीकरण लिख दिया मैंने। फिर डॉक्टर इसे कैसे पात्र में रखते हैं? तो डॉक्टर इसे हमेशा आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। आर्द्ररोधी बर्तन में रखने का रीज़न ये होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ी सी नमी प्राप्त करते ही एक ठोस पदार्थ बनाता है जो कि दोबारा काम में लेने के लायक नहीं रहता है, इसलिए इसे हमेशा आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखो क्या है। आगे पूछ रहा है ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सिरके, नींबू और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो प्यारे बच्चों, सिरके के अंदर तो होता है एसिटिक अम्ल, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, नींबू में होता है एसिटिक अम्ल, मधुमक्खी के डंक में कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। इसके अलावा मधुमक्खी के डंक, नेटल के डंक और चींटी के डंक, तीनों में एक ही एसिड होता है। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक ना। मधुमक्खी का डंक हो, चाहे चींटी का डंक हो, चाहे नेटल का डंक हो, तीनों में ही मेथेनोइक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। और नींबू में होता है एसिटिक अम्ल, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव है। कौन सी है वो है मरकरी, पारा। चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? एक तो है लिथियम, एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। ये तीनों धातुएं ऐसी हैं जिसे चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो सोडियम की बात पता ही आपको, संरचना कितनी होती है? एक होती है। तो ये सोडियम के यहाँ पर एक लगा देंगे तो ये होगी सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या होती है? अधातु है और इसके सबसे बाह्य कक्षा में कितने होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इसके 6 पॉइंट लिख देंगे, 2, 4 और 6। ये होगी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज, आयस्क और गहन की परिभाषा लिखिए। खनिज क्या होते हैं? खनिज वे पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी से निकाले जाते हैं ना। खनिज क्या होते हैं? वे पदार्थ जो क्या होते हैं? पृथ्वी से निकाले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। और ऐसे क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जिनको निकालना लाभकारी होता है वो क्या कहलाते हैं? ऐसे कहलाते हैं। और गहन क्या होती हैं? गहन होती हैं पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई शुद्धि होती है, उन्हें क्या कहते हैं? गहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो एक तो होती है सोना और एक होती है सिल्वर। सोना और सिल्वर ऐसी धातुएं हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं क्योंकि ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु कौन सी होगी? दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और धातु के सम्मिलित मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसे बनता है? पीतल बनता है कॉपर और जिंक से। पीतल बनता है कॉपर और जिंक से। और कांसा बनता है कॉपर और टिन से। पीतल बनता है कॉपर और जिंक से, कांसा बनता है कॉपर और टिन से। एक होता है सोल्डर, सोल्डर बनता है लेड और टिन से, ठीक है ना। सोल्डर बनता है लेड और टिन से। एक और होता है अमलगम। अमलगम क्या होता है? अमलगम होता है अगर पारे के साथ में कोई भी अन्य धातु मिक्स कर दोगे तो वो क्या कहलाती हैं? अमलगम कहलाती हैं। तो ये मैंने आपको सारी मिश्र धातु बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसर लेपन किसे कहते हैं? तो जसर लेपन क्या होगा कि लोहे और इस्पात के ऊपर, लोहे और इस्पात के ऊपर, लोहे या इस्पात के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाना। लोहे या इस्पात के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाना क्या कहलाता है? जसर लेपन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लराज किस किस का मिश्रण होता है? इसका अनुपात लिखिए। अम्लराज होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HCl का मिश्रण होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3 और नाइट्रिक अम्ल होता है 1, ठीक है ना। और ये भभकता द्रव होता है। इसके अंदर आप सोना भी डालोगे तो वो भी पिघल जाता है। इसे क्या बोलते हैं? अम्लराज कहते हैं। इसे एक बार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न की संरचना सूत्र लिखिए ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन देखो, पेंटेन है 5 कार्बन होंगे, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और लास्ट में लग जाएगा Br। और सभी में क्या भर दोगे आप, हाइड्रोजन भर दोगे। जितनी भी ये संरचना है उसमें क्या भर दोगे, हाइड्रोजन भर दोगे। ये हो गई ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो नाम आ गया, मतलब क्या बनेगा, चक्रीय संरचना बनेगी और 6 कार्बन बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है आगे नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन बनेगी ऐसे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर, पांचवा ऐसे। ये है नियोपेंटेन। फिर आगे है बेंजीन। तो बेंजीन ऐसे बनेगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। फिर एक छोड़कर एक क्या लगाना है, हमें डबल बॉन्ड लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल और एथेनॉल के अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब एथेनॉल होता है ना, एथेनॉल होता है ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। देखो एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH। अब देखो थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। ये क्या करता है, ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट ना, अम्लीकृत डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं कोष्टक में, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसकी उपस्थिति में इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हो जाता है और क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। और ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, वे पदार्थ जिनके अंदर दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो इसमें से क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रीकरण किसे कहते हैं। एस्ट्रीकरण में क्या होगा, एथेनॉल की और एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया करा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। और एस्टर की गंध होती है वो मृदु होती है और एस्टर का उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। प्रोपेनॉन देखो 3 कार्बन है, C और C। अब ओन आ रहा है तो यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया प्रोपेनॉन। बाकी में सभी में आप हाइड्रोजन की संख्या आप भर दोगे। आगे आ रहा है नेक्स्ट एथेन। एथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2, 1 कार्बन और 2 कार्बन। एन आ रहा है लास्ट में तो सिंगल बॉन्ड आएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें जो संरचनाएं खाली हैं उसमें क्या भर देंगे, हाइड्रोजन भर देंगे। ये आपका क्या बन गया, एथेन बन गया है। तो प्यारे बच्चों, मैंने 1 से लेकर 4 तक पाठ आपको पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरी देखी होगी, ध्यान से देखी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।